once again welcome back to our channel ज्ञान लैब। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके चैप्टर नंबर 6 की नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था पाथ ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर कैसे सॉइल में से रूट हेयर में से कॉर्टेक्स में से आपके एंडोडर्मिस से होते हुए पेरिसाइकल से जाइलम तक कैसे पहुंचता है, ये सब कुछ हमने अपने लास्ट सेशन में देखा था। आज के सेशन में हम देखेंगे कि क्या ये वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए हमें कोई एनर्जी की जरूरत पड़ती है या विदाउट एनर्जी ये वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वाटर एब्जॉर्ब करने के दो मैकेनिज्म है, एक है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक है पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव प्रोसेस क्या होता है ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक्टिव प्रोसेस यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एटीपी मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है, एटीपी एनर्जी यूज होती है। और पैसिव एब्जॉर्प्शन यानी जिसमें बिना एनर्जी मॉलिक्यूल के डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ने से पहले मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी हमारा ऐप डाउनलोड कर लिया है, तो जो बच्चे फ्री में सीईटी मटेरियल का फायदा उठाने चाहते हैं वो बच्चे फटाफट से ज्ञान लैब का ऐप इंस्टॉल करो। और इस ऐप को इंस्टॉल करते ही आपको एमएसटी सीईटी 2021 के पीसीएम और पीसीबी के शिफ्ट वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो जो मैथ्स वाले बच्चे वो भी ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा सीईटी एमसीक्यू का फ्री मटेरियल मिल जाएगा, प्लस आपको यहाँ पे साइंटिस्ट के नेम्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी। यानी कि चैप्टर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 और क्लास 11th के 4 चैप्टर्स बायोमोलिक्यूल, रेस्पिरेशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, ये चारों चैप्टर्स और ये 12th के 15 चैप्टर्स मिला के 19 चैप्टर में जितने भी साइंटिस्ट के नाम आए हैं, कौन से साल में उन्होंने कौन सी डिस्कवरी की, एमएसटी सीईटी में जो क्वेश्चंस आते हैं उसका पूरा मैंने एक पीडीएफ बना के आपको इस ऐप पे प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आपको कोर्स वगैरह कुछ परचेस नहीं करना है, कुछ पैसा नहीं देना है, फ्री में मटेरियल चाहिए, तो भी आप ये ऐप डाउनलोड करो और फटाफट से ये फ्री मटेरियल का फायदा उठाओ। अगर आपको लाइव लेक्चर्स अटेंड करने हैं तो 9 अक्टूबर से हमारे एमएसटी सीईटी के लाइव लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं। जो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स भी अप्लाई, उनके ऊपर भी अप्लाई होता है। तो जो बच्चे एचएससी बोर्ड 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो एमएसटी सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 9 अक्टूबर से हमारी लाइव बैच स्टार्ट होने वाली है, जिसमें मैं चैप्टर नंबर 8 से आपका सिलेबस स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत हैवी वेटेज चैप्टर है और बहुत सारे बच्चों को यह चैप्टर इंटरेस्टिंग भी लगता है और डाउट्स भी है इसमें। ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके हम कुछ हाई वेटेज कुछ लो वेटेज चैप्टर्स करके आपका बोर्ड्स के पहले पूरा बायो का सिलेबस पोर्शन कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक अपना क्या है, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो देखो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि मेनली दो तरीके से वाटर एब्जॉर्ब होता है, एक है पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन मतलब जिसमें कोई भी एटीपी मॉलिक्यूल यूज नहीं होता है, पानी डायरेक्ट आपके रूट में एब्जॉर्ब हो जाता है। इट इज द मेन वे ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर थ्रू द रूट्स एंड नॉट बाय द रूट्स। मतलब क्या बोला गया है, वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, बट रूट सिर्फ एक रास्ता है, रूट खुद पूरा पानी यूज नहीं करती है। देखो ध्यान से सुनो, आप खाना खाते हो तो आपको जो न्यूट्रिशन मिलता है वो थ्रू माउथ स्टमक तक जाता है और स्टमक से ब्लड में जाता है और ब्लड से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसा तो नहीं है कि आपके मुंह ने जो खाना खाया वो न्यूट्रिशन पूरा मुंह तक ही रह गया, आगे गया ही नहीं। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। माउथ, ईसोफेगस, स्टमक ये सिर्फ एक जरिया है फूड को आगे पास करने का। वैसे ही जब हम रूट की बात करते हैं, ठीक है, तो रूट हेयर ये सिर्फ अपना एक रास्ता है, इट इज जस्ट अ राउट, ये सिर्फ अपना एक रास्ता है वाटर ट्रांसपोर्ट करने का। अपने को एक्चुअली वाटर कहाँ तक भेजना है? जाइलम तक। अपने को वाटर एक्चुअली कहाँ तक भेजना है? जाइलम तक। तो पानी रूट के थ्रू जा रहा है, मतलब रूट को यूज करते हुए पानी आगे ट्रेवल करता है। तो ये वर्ड जो दिया है ना, थ्रू द रूट्स एंड नॉट बाय द रूट्स, इसका मतलब ये है कि रूट अपने लिए पानी एब्जॉर्ब नहीं करता, रूट पानी एब्जॉर्ब करता है ताकि वो जाइलम के पास भेज सके और जाइलम से वो पानी स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट्स तक जा सके। तो वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू द रूट नॉट बाय द रूट। रूट सिर्फ एक रास्ता है, रूट अपने लिए पानी एब्जॉर्ब नहीं करता। The driving force is transpiration pull and it thus proceeds through DPD gradient. Transpiration pull क्या होता है? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी ये दिखाती हूँ, स्लाइड दिखाती हूँ ट्रांसपिरेशन पुल को जरा समझाने के लिए। ये देखो ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका डे टाइम में, कौन से टाइम की हम बात कर रहे हैं? डे टाइम की। ये मार्कर विजिबल है? हाँ।
हम डे टाइम की बात कर रहे हैं, यानी दिन की कड़कती धूप में, दूसरा मार्कर लेती हूँ मैं, हाँ, डे टाइम में आपकी लीफ में से वाटर रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है? वाटर इवेपोरेट हो रहा है। ये देखो, ये वाटर इवेपोरेट हो रहा है, बराबर। तो ये वाटर जो इवेपोरेट हो रहा है, ये वाटर कहाँ से आ रहा है? आपके जाइलम से आ रहा है। जाइलम को ये वाटर कहाँ से मिल रहा है? रूट हेयर से मिल रहा है। जाइलम को ये वाटर कहाँ से मिल रहा है? रूट हेयर से मिल रहा है। और रूट हेयर को ये वाटर कहाँ से मिल रहा है? रूट हेयर के पास ये वाटर कहाँ से आ रहा है? ये देखो, सॉइल से। रूट हेयर के पास ये वाटर कहाँ से आ रहा है? सॉइल से। तो जब ट्रांसपीरेशन होता है, लीव्स में से पानी इवेपोरेट होते हैं, तो प्रेशर पड़ता है जाइलम पे, और जाइलम पे जब प्रेशर पड़ता है तो वो प्रेशर देता है रूट हेयर पे, और रूट हेयर पे जब प्रेशर पड़ता है तो वो प्रेशर देता है सॉइल पे, मतलब सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो ये एक प्रोसेस है वाटर को एब्जॉर्ब करने का। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल, यानी कि पानी हवा में उड़ने की वजह से प्रेशर पड़ रहा है जाइलम पे, और जाइलम अपना पानी रूट से खींच रहा है। रूट से पानी खींच के स्टेम को दे रहा है, स्टेम से लीव्स को मिल रहा है, और लीव्स से वो पानी उड़ जा रहा है। रूट से पानी खींचा, स्टेम को दिया, लीव्स से उड़ गया। रूट से पानी खींचा, स्टेम को दिया, लीव्स से उड़ गया। तो ये है ट्रांसपीरेशन पुल। पुल मतलब अपनी तरफ खींचना। तो ट्रांसपीरेशन क्या कर रहा है? पानी को अपनी तरफ खींच के इवेपोरेट कर रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर किस पे आ रहा है? जाइलम पे। तो यहाँ पे जो लाइन बोली गई है, ये तो आगे हम टॉपिक कवर करेंगे। यहाँ पे जो लाइन बोली गई है कि वाटर, ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है, ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कैसे एब्जॉर्ब होता है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपीरेशन पुल। कैसे एब्जॉर्ब होता है ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस? ट्रांसपीरेशन पुल की मदद से। एंड इट डस प्रोसीड्स थ्रू डीपीडी ग्रेडियंट। डीपीडी मतलब क्या होता है? दे दो, पानी दे दो। यानी कि पत्ते में से, समझो ये आपका लीफ है, लीफ में से वाटर बाहर चला गया, लीफ में से वाटर बाहर चला गया, तो आपका ये जो स्टेम है, ये स्टेम किसको प्रेशर देगा? ये स्टेम प्रेशर देगा जाइलम को। जाइलम से किसके पास वो प्रेशर जाएगा? जाइलम से प्रेशर जाएगा रूट के पास, और रूट से प्रेशर जाएगा रूट हेयर के पास। तो ये अपना जो लीफ है, मतलब बेसिकली अपना जो रूट हेयर है, ये पानी किससे मांग रहे हैं? रूट हेयर से। तो यहाँ पे डीपीडी क्रिएट हो रहा है। डीपीडी क्रिएट हो रहा है मतलब क्या? पानी दे दो, दे दो, पानी दे दो, प्यास लग रही है, अपने रूट को प्यास लग रही है। तो रूट पानी किससे मांगता है? रूट हेयर से। रूट हेयर को पानी कौन देता है? सॉइल। तो जब ट्रांसपीरेशन हुआ, ये आपकी जो लीफ है, जब इसमें से ट्रांसपीरेशन हुआ, उसके वजह से क्या तैयार हुआ? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, यानी प्यास लगी, अपने जाइलम को प्यास लगी क्योंकि पानी उड़ गया। और जब जाइलम को प्यास लगी तो उसको पानी कौन देगा? रूट हेयर। और रूट हेयर को पानी कहाँ से मिलेगा? सॉइल से। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब ट्रांसपीरेशन फुल होता है तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ग्रेडियंट तैयार होता है। इस प्रोसेस में कोई एनर्जी रिलीज नहीं हुई है, कोई एनर्जी यूज नहीं हुई है। देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यहाँ पे कोई एटीपी मॉलिक्यूल यूज नहीं होते हैं। एज वाटर मूव्स इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल प्रोसेस हो रहा है ना। पत्ते में से पानी इवेपोरेट हुआ तो नीचे से पानी ऊपर आया। एंटी ग्रेविटी, ग्रेविटी में क्या होता है? ऊपर से चीज नीचे आती है। एंटी ग्रेविटी में क्या होता है? नीचे की चीज ऊपर जाती है। तो यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे नेचुरली एटमॉस्फेयर की वजह से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसीलिए इस एब्जॉर्प्शन को बोलते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल्स नहीं हो रही है। About 98% of water absorbed in plants occurs passively. तो प्लांट में 98% वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे प्रोसेस से होता है? पैसिव एब्जॉर्प्शन से होता है। पैसिव एब्जॉर्प्शन ज्यादातर कौन से टाइम पे होता है? दिन के टाइम पे, क्योंकि ज्यादातर पानी कौन से टाइम पे इवेपोरेट होता है? डे टाइम पे, धूप में, गर्मी में। दिन के टाइम पे गर्मी होती है, गर्मी में पानी निकलता है, प्लांट्स में से पानी इवेपोरेट हो जाता है। तो डे टाइम में ज्यादा पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन डे टाइम में ज्यादा होता है। इट स्टॉप्स एट नाइट व्हेन ट्रांसपीरेशन स्टॉप्स। रात के टाइम पे जब ठंडक हो जाती है, रात को 10, 11, 12 बजे के बाद, जब पूरी गर्मी खत्म हो जाती है, मून लाइट आ जाती है, तो पत्ते में से पानी निकलना बंद हो जाता है, इवेपोरेशन बंद हो जाता है। इवेपोरेशन बंद हो जाएगा तो नीचे से पानी खींचने का प्रेशर बंद हो जाएगा, तो ट्रांसपीरेशन पुल स्टॉप हो जाता है। ट्रांसपीरेशन पुल क्या हो जाता है? नाइट के टाइम पे स्टॉप हो जाता है। तो अब ऐसे टाइम पे प्लांट रेस्पिरेशन करना तो नहीं छोड़ सकता, उसको तो पानी कंटिन्यू चाहिए। तो ऐसे टाइम पे फिर प्लांट को पानी कहाँ से मिलेगा? क्योंकि ट्रांसपीरेशन स्टॉप हो गया है, धूप चली गई तो ट्रांसपीरेशन स्टॉप हो गया। तो अब वो पानी कैसे खींचेगा रूट से? तो उस टाइम पे चालू होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। क्या चालू होता है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन।
रैपिड ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स अ टेंशन इन द जाइलम वेसल। जब ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है, बहुत ज्यादा पानी जब लीव्स में से इवेपोरेट हो जाता है, तो उसके वजह से जाइलम वेसल में प्रेशर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लीव्स के ट्रांसपिरेशन होने की वजह से जाइलम वेसल में प्रेशर क्रिएट हो रहा है ड्यू टू नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। मतलब ऊपर पानी नहीं है ना, पानी नीचे से आ रहा है, तो जाइलम पे प्रेशर जाएगा। अगर ऊपर से पानी आता तो फ्लोएम पे प्रेशर जाता। दिस टेंशन इज ट्रांसमिटेड टू जाइलम। तो ये प्रेशर किसको झेलना पड़ता है, जो भी ट्रांसपिरेशन हुआ, इधर देखो यहाँ पे जो भी ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ये ट्रांसपिरेशन का प्रेशर किसको झेलना पड़ रहा है, यहाँ पे जो भी ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ये ट्रांसपिरेशन का प्रेशर किसको झेलना पड़ रहा है, जाइलम को। और इसके वजह से क्या हो रहा है, जाइलम वो प्रेशर किसको दे रहा है, ये जाइलम का प्रेशर किस पे जा रहा है, रूट पे, और रूट का प्रेशर किस पे जा रहा है, रूट हेयर पे। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंटली वाटर इज पुल्ड अपवर्ड्स पैसिवली। तो जब जाइलम पे प्रेशर पड़ता है तो जाइलम अपना प्रेशर रूट को देता है, रूट अपना प्रेशर रूट हेयर को देती है, और रूट हेयर पानी किधर से एब्जॉर्ब करता है, सॉइल से, और सॉइल से पानी एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ भेजता है। ड्यूरिंग पैसिव एब्जॉर्प्शन नो एटीपी इज यूज्ड। ये लाइन 2 बार यूज हुई है, ये लाइन 2 बार बताया गया है। ये देखो, देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, मतलब एटीपी मॉलिक्यूल यूज नहीं होता है ड्यूरिंग पैसिव एब्जॉर्प्शन, नो एटीपी इज यूज्ड। ये क्वेश्चन सीईटी में आता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में एटीपी यूज होती है, पैसिव एब्जॉर्प्शन में एटीपी यूज नहीं होती है। ऑब्वियसली द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज नॉट अफेक्टेड। ऐसे टाइम पे रेस्पिरेशन का रेट कुछ अफेक्ट नहीं होगा, रेस्पिरेशन जैसे हो रहा था वैसे ही होगा। इन प्लांट्स वाटर इज मेनली एब्जॉर्ब्ड पैसिवली। यहाँ पे फिर से सेम चीज बोली है कि प्लांट्स में ज्यादातर वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, पैसिव प्रोसेस से होता है। तो ये देखो, ये आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन है, यहाँ पे आपको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। ये ह्यूमंस के रेड ब्लड सेल में होता है और ये नॉर्मली अपने प्लांट के जाइलम वेसल्स में होता है। तो यहाँ पे बिना एटीपी मॉलिक्यूल के एब्जॉर्प्शन चालू है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, वी ऑलवेज रिक्वायर एटीपी एनर्जी, और ये प्रोसेस ज्यादातर रात को होता है। सो एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, हियर वाटर इज एब्जॉर्ब ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ रूट्स। रूट सेल्स प्ले एक्टिव रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द ड्राइविंग फोर्स इन द रूट प्रेशर डेवलप्ड इन लिविंग सेल्स ऑफ रूट। एक्टिव एब्जॉर्प्शन कब होता है, यूजुअली नाइट टाइम में। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन कब होता है, नाइट टाइम में, क्योंकि नाइट टाइम में आपकी लीव से वाटर इवेपोरेट नहीं हो रहा है, आपकी लीव से वाटर इवेपोरेट नहीं हो रहा है, तो नीचे स्टेम के ऊपर प्रेशर नहीं जा रहा है, जाइलम के ऊपर देयर इज नो प्रेशर। जाइलम पे अगर प्रेशर नहीं पड़ रहा है तो जाइलम रूट को प्रेशर नहीं देगा। जाइलम क्या करेगा, रूट को प्रेशर नहीं देगा। रूट के ऊपर अगर प्रेशर नहीं गया तो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ऐसे टाइम पे क्या करें, अगर ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है तो ऐसे टाइम पे फिर क्या करेंगे हम, पानी नहीं एब्जॉर्ब करेगा क्या प्लांट, ऐसा नहीं है। तो ऐसे टाइम पे जबरदस्ती एटीपी मॉलिक्यूल्स फिर जाइलम में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। एटीपी मॉलिक्यूल्स की मदद से जाइलम जो है वो रूट को बोलेगा चलना चलना थोड़ा पानी एब्जॉर्ब करते हैं, भले ही धूप नहीं है, भले ही हमारे पत्ते को प्यास नहीं लगी है, बट प्लांट के बाकी सेल्स को तो पानी चाहिए, चलना चलना मैं तेरे को एटीपी देता हूँ, तू पानी एब्जॉर्ब कर। तो ऐसे टाइम पे एटीपी की मदद से जाइलम जो है वो जबरदस्ती, रूट थक गया है, रूट का मूड नहीं है, फिर भी वो जबरदस्ती रूट को बोलता है कि पानी एब्जॉर्ब करते सॉइल में से। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन रात के टाइम पे होता है व्हेन देयर इज नो ट्रांसपिरेशन ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्ट्रोमाटा एंड एज वाटर एब्जॉर्प्शन इज अगेंस्ट द डीपीडी। मतलब यहाँ पे प्यास ही नहीं लगी है ना, यहाँ पे आपके स्टेम को प्यास ही नहीं लगी है, डीपीडी इज लो, तो भी वो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है रूट, जाइलम जो है फिर भी पानी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे जब आपका कुछ करने का मन नहीं होता है तो आपको रिश्वत देना पड़ता है, तो वो रिश्वत एटीपी की होती है। तो इसीलिए एक्टिव एब्जॉर्प्शन के टाइम पे एटीपी एनर्जी यूज होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ द सेल, ठीक है। अब एक्टिव एब्जॉर्प्शन 2 टाइप का होता है, एक ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन और एक नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। अब इसमें याद क्या रखना है, ज्यादा कुछ याद रखने जैसा नहीं है, बस साइंटिस्ट का नाम याद रखो, ठीक है। ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन किसने दिया, देखो एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है मतलब एटीपी यूज होगा, क्या होगा इधर पे एटीपी कंफर्म यूज होगा। बट ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन और नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, ये मेथड दिया था एटकिंस एंड प्रीस्टली ने। ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन वाला मेथड किसने दिया था, एटकिंस और प्रीस्टली ने 1922 में।
इन्होंने क्या बताया, दे प्रपोज्ड दैट वाटर इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल इनटू जाइलम। पानी किधर से आ रहा है, सॉइल से आ रहा है। सॉइल से पानी कहाँ पे जा रहा है, जाइलम के पास। सॉइल से पानी आया, जाइलम के पास गया, बट डायरेक्ट गया क्या, नहीं। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल इनटू जाइलम ऑफ द रूट अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, रूट हेयर ने पानी एब्जॉर्ब किया, इधर देखो यहाँ पे सॉइल है, सॉइल से पानी एब्जॉर्ब किया रूट हेयर ने, रूट हेयर से वो पानी एब्जॉर्ब किया आपके कॉर्टिकल सेल्स ने, ये एपीब्लेमा सेल्स ने, एपीब्लेमा सेल से पानी एब्जॉर्ब किया कॉर्टिकल सेल ने, फिर इससे इधर, इससे इधर, इससे इधर, ऐसा कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहा। तो इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, यानी आगे आगे सेल्स को जैसे जैसे प्यास लगती गई वैसे वैसे पानी एब्जॉर्ब होता गया, ठीक है। टू क्रिएट ऑस्मोटिक कंडीशन देयर इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे जबरदस्ती हम ये कॉर्टेक्स के सेल्स से इतना काम करवाते हैं कि फिर उनको, मतलब हम इनसे एनर्जी बनवाते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाने लगाते हैं, फिर वो थक जाते हैं और फिर वही एटीपी मॉलिक्यूल्स हम यूज करते हैं रूट के लिए और रूट पानी एब्जॉर्ब करता है। तो जबरदस्ती सेल्स को थकाकर, मतलब रात के टाइम पे ज्यादा रेस्पिरेशन करके ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज किया, जिसकी वजह से रूट थक गया। रूट थक गया तो वो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन उसको वो वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो जबरदस्ती हम ऐसा कंडीशन क्रिएट करते हैं कि वहां पे एनर्जी यूज हो, और जैसे ही एनर्जी यूज हुआ इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। बट सच एब्जॉर्प्शन डज नॉट डायरेक्टली रिक्वायर एटीपी। ऐसे प्रोसेस में डायरेक्ट एटीपी यूज नहीं होगा, इनडायरेक्ट एटीपी यूज होगा। ऐसे प्रोसेस में क्या डेवलप होता है, डीपीडी, यानी कि आप सेल से इतना काम करा लो कि सेल्स थक के प्यासे हो जाएंगे, सेल्स को प्यास लग जाएगी, फिर सेल पानी मांगेंगे, दे दो पानी दे दो। सो डीपीडी डेवलप होता है। कहाँ से डेवलप होता है, एपीब्लेमा के सेल से डेवलप होता है पेरीसाइकिल तक। किधर सॉरी इधर तक, पेरीसाइकिल तक। कहाँ तक डेवलप होगा, जब सेल्स थक जाएंगे रेस्पिरेशन करते करते, क्या करते करते थक जाएंगे, रेस्पिरेशन, कभी रात के टाइम पे, तो आपका जो ये एपीब्लेमा सेल है, ये एपीब्लेमा सेल थक जाएगा, इसको प्यास लगेगी, तो ये रूट को बोलेगा प्लीज पानी दे दे, दे दे पानी दे दे। तो डीपीडी डेवलप होगा और ये पानी कहाँ तक जाएगा, ये पानी जाएगा अपने पेरीसाइकिल तक। कहाँ तक जाएगा, पेरीसाइकिल तक, और फिर पेरीसाइकिल से ये आगे जाएगा जाइलम तक। कहाँ तक जाएगा ये पानी, जाइलम तक, ठीक है। So as a gradient of DPD develops from cell of epiblema to pericycle due to activity of living cells of root। कौन सा एक्टिविटी, इधर अंडरलाइन करके लिखो, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। रात के टाइम पे जब ये रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो उसकी वजह से सेल ज्यादा थक जाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से इनको जल्दी प्यास लगती है और डीपीडी स्टार्ट होता है। एज द प्रोसेस इज कंटिन्यूअस, अ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कॉल्ड रूट प्रेशर इज डेवलप्ड। अब ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है, जिसकी वजह से कंटिन्यू वाटर एब्जॉर्प्शन चालू रहेगा, तो कंटिन्यू सेल्स टर्जिड, टर्जिड फ्लैसिड, टर्जिड फ्लैसिड ऐसे होते रहेंगे, तो इस प्रेशर को बोलते हैं रूट प्रेशर। दिस रूट प्रेशर फोर्सेस वाटर फ्रॉम पेरीसाइकिल टू जाइलम। तो इस प्रेशर की वजह से पानी जो इधर पे आके जम गया था, ये पानी आगे जाएगा। आगे कहाँ पे जाएगा, जाइलम के पास जाएगा। कहाँ जाएगा, जाइलम के पास, और फिर जाइलम से होते हुए स्टेम के पास, स्टेम से होते हुए लीव्स तक, ठीक है, ओके। नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसमें कुछ मगजमारी नहीं है। ये प्रोसेस किसने दिया था, थिमेन नाम के साइंटिस्ट ने, क्रेमर एंड थिमेन इन 1959। इन्होंने क्या प्रपोज किया, sometimes water is absorbed from soil against the concentration gradient and such absorption requires expenditure of energy। तो इन्होंने क्या बोला कि जब हमारा प्लांट रेस्पिरेशन कर रहा था तो वो क्या बना रहा था, एटीपी बना रहा था, और यही एटीपी रूट ने यूज किया। रूट को प्यास लगी ना, रूट थक गया है, अब रूट को एनर्जी चाहिए, रूट को एनर्जी मिलेगी तो ही वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा। तो जब डायरेक्ट एटीपी यूज होता है उसको बोलते हैं नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। जब इनडायरेक्ट एटीपी यूज होता है, इनडायरेक्ट एटीपी यूज होता है तो उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। Moreover, low temperature retards water uptake because of decrease in the rate of respiration। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लो टेम्परेचर मतलब ठंडी का सीजन। ठंडी के सीजन में क्या होता है, प्लांट में से पानी निकलेगा ही नहीं, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता ही नहीं है। ट्रांसपिरेशन ज्यादा नहीं होगा तो लीव्स का पानी लीव्स में, स्टेम्स का पानी स्टेम में रह जाएगा। मतलब प्लांट का कुछ पार्ट पानी रहेगा, कुछ पार्ट में पानी ड्राई हो जाएगा, पर पूरे प्लांट में तो पानी ड्राई नहीं हुआ। पूरे प्लांट में पानी ड्राई नहीं हुआ
तो रूट के ऊपर प्रेशर नहीं गया, रूट बोलता है कि तुम लोग आपस में मैनेज कर लो, अभी मैं एक स्टेम के लिए क्या पानी एब्जॉर्ब करूं। तो जब ठंडी का मौसम होता है या लो टेम्परेचर होता है उस टाइम पे ज्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, ज्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं होता है तो रूट प्रेशर डेवलप नहीं होता है, जिसके वजह से आपको जबरदस्ती एटीपी यूज करके रूट को बोलना पड़ता है कि मैं तेरे को एटीपी दे रही हूँ, तू पानी मुझे एब्जॉर्ब करके दे। तेरे को मैं एटीपी दे रही हूँ ना, तेरे को तू पानी एब्जॉर्ब कर, वो पानी का क्या करना है मैं देख लूंगी, ठीक है। So use of metabolic inhibitors also retard the rate of respiration and thus water uptake. Metabolic inhibitors मतलब क्या होता है, जब हम वो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं तो कभी कभी उसके वजह से भी ट्रांसपिरेशन स्टॉप हो जाता है। ट्रांसपिरेशन ही नहीं होगा, अगर आपको पसीना ही नहीं आएगा ठंडी में, अगर पसीना नहीं आया तो प्यास लगती है क्या? नहीं। गर्मी में हम 4-4 बोतल पानी खत्म कर देते हैं, ठंडी में 1 बोतल पानी भी नहीं जाता क्योंकि पसीना नहीं आता, सुसु नहीं आती, सुसु आती है बट पसीना नहीं आता है। पसीना आया नहीं तो प्यास नहीं लगती है, पर फिर भी जबरदस्ती पानी पीना पड़ता है ना, नहीं तो येलो यूरिन निकलने लगती है क्योंकि पिगमेंटेशन ज्यादा हो जाता है बॉडी में, यूरोक्रोम पिगमेंट। तो वैसे ही प्लांट्स भी ट्रांसपिरेशन नहीं करेंगे। अगर समझो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस प्लांट का पसीना है, अगर त्याने ट्रान्सपिरेशनच केलं नाही तर त्यांना तहान कुठे लागणार? प्लांट्सचा जो पाणी आहे तो प्लांट्स मध्ये साठून राहिला, त्याने ट्रान्सपिरेशनच केलं नाही तर त्यांना तहान लागणार नाही, तहान लागली नाही तर मग रूट पुढे फंक्शन करणार नाही, रूट वॉटर एब्झॉर्ब करणार नाही। पण होतं काय की प्लांट्सचे काही पार्ट्स जे आहेत ते ड्राय व्हायला स्टार्ट होतात आणि मग त्यावेळी जबरदस्ती रूटला आपण एटीपी देतो आणि बोलतो की बाबा तू पाणी एब्झॉर्ब करत राहा, कारण लीव्स ड्राय नाही झाले तरी माझे स्टेमचे बाकी पार्ट ड्राय होत आहेत कारण पाणी मिळत नाहीये। तो ऐसा नहीं है ना कि ठंडी में पसीना नहीं आ रहा तो पानी मत पियो, डॉक्टर क्या बोलता है पसीना आए या ना आए ठंडी में आपको पानी पीना ही है। तो वैसे ही ट्रांसपिरेशन हो या ना हो, रूट को तो कंटिन्यू वाटर एब्जॉर्ब करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से भी ट्रांसपिरेशन ब्लॉक हो जाता है, जिसके वजह से रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाता है, जिसके वजह से वाटर अपटेक में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगा तो एटीपी नहीं बनेगा, फिर एटीपी नहीं बनेगा तो अपन रूट को किसका लालच देंगे। समझ में आ रही है बात? ओके डन फाइनली। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आई होप आपको ये चैप्टर पढ़ने में मजा आ रहा है, क्योंकि बहुत 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 थियोरिटिकल है, बहुत बोरिंग है, पर मैं इसको कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इंटरैक्टिव, ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट में आपको समझा सकूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अच्छी बात है, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप हमें लाइव्स बफरिंग पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा व्लॉगिंग चैनल है। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि जिन बच्चों को MST CET का फ्री मटेरियल चाहिए तो आप कोर्स खरीदो या मत खरीदो, आप ऐप डाउनलोड करके ये फ्री मटेरियल का फायदा उठाओ। और जिनको लाइव लेक्चर्स अटेंड करना है तो 9 अक्टूबर से पहले ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेस करो। हम चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों से तैयार हो जाएगी। बोर्ड्स के बच्चे भी ये ऐप ले सकते हैं, CET के बच्चे भी ऐप ले सकते हैं। बोर्ड्स के बच्चों का बायो का सिलेबस 90% कंप्लीट हो जाएगा बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जाओ और ऐप डाउनलोड करो। बाय बाय एवरीबॉडी, थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय।